Bismillahirrahmanirrahim. Today we are here for online lecture of artificial intelligence, and the lecture number is 5. The contents of today's lecture is implementation of artificial neural networks, and then we will see the example for the implementation of artificial neural networks. These are the following steps that we use for the implementation of artificial neural networks. These are the 4 steps. The first one is the net calculation. The second one is the transfer function. Third is the error calculation. And the last one is the weight adjustment. The first we will see the net calculation. Before the description of this, it is important to know that what is the calculation and how we are going to implement over here. Looking at the back, these 4 steps are used for the implementation of artificial neural networks. The first is the net calculation. This net calculation has 2 basic parts. Over here we will see W1 and X1, then W2 and X2 up to Wn and Xn. अब यहाँ पर होगा क्या? अगर आपको याद हो तो we have discussed in the previous lecture that we have 2 types of inputs, weights and the inputs that are coming in the form of x1, x2 up to xn. W1, W2 एंड Wn के बारे में हमने ये कहा था, ये वो वेट्स हैं जो कि इन इनपुट्स के साथ कंबाइन होके न्यूरॉन्स के अंदर जाते हैं, हिडन लेयर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे प्रोसेस होते हैं और आउटपुट लेयर पे हमें कोई अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स जनरेट करके दे रहे होते हैं. अब यहाँ पे हमने करना क्या है इस कैलकुलेशन के अंदर? फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि जब हमें क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हमारे पास कुछ वेट्स होंगे. मोस्टली हम लोग 2 वेट्स के ऊपर काम करते हैं, W1 एंड W2, और उसके अगेंस्ट हमें 2x1 एंड x2 की वैल्यूज गिवन होती हैं. अब हमने करना क्या होता है, हमने ये वैल्यूज लेनी होती हैं, इनको हमने ऐड करना होता है और उसके बाद हमने इसका नेट कैलकुलेट कर लेना होता है. ये इसका बेसिकली फार्मूला है. दूसरे स्टेप में हम आते हैं ट्रांसफर फंक्शन. ये वो ट्रांसफर फंक्शन है जो कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है और इस पार्ट के अंदर हमने y की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है. अब यहाँ पे जब ट्रांसफर फंक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स हैं ट्रांसफर फंक्शन की, और ये ट्रांसफर फंक्शन की जो टाइप्स हैं ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं. जो भी ट्रांसफर फंक्शन की टाइप आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर टाइप. ऐसा नहीं करना कि आप अपनी मर्जी से कोई भी बता दें. वहां पे पहली टाइप यहाँ पे आ जाती है यूनिट स्टेप की. अब यूनिट स्टेप के अंदर होता क्या है कि नेट की वैल्यू जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे आप देखें हमने कैलकुलेट की है, उसको हमने कंपेयर करना होता है थीटा की वैल्यू के साथ. ठीक है, ये वैल्यू भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होती है. नेट की वैल्यू हमने खुद कैलकुलेट कर ली स्टेप नंबर 1 के अंदर. थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर. हमने क्या करना है, यूनिट स्टेप के अंदर हमने ये चेक करना है कि क्या नेट की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू थीटा की वैल्यू है. अगर तो नेट की वैल्यू थीटा से बड़ी है, इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमने क्या करना है, आगे आप देखो आपको y की 2 वैल्यूज नजर आ रही होंगी, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0. अगर तो नेट की वैल्यू थीटा से बड़ी है यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम y की ऊपर वाली वैल्यू ट्रू के केस में ले लेते हैं. यानी कि अगर हमारे थीटा की वैल्यू नेट से छोटी है तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 कर लेंगे, और अगर नेट की वैल्यू थीटा से छोटी है तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 कर देंगे. यानी कि इस कंडीशन के ट्रू होने के केस में y इक्वल टू 1 हो जाएगा और इस कंडीशन के फॉल्स होने के केस में नीचे वाली लाइन आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 0 सेट हो जाएगी. ये काम हमने करना था अगर क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा होता है कि आपने यूनिट स्टेप से आगे प्रोसीड करना है. नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी टाइप है ट्रांसफर फंक्शन की वो है हार्ड लिमिट. हार्ड लिमिट अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हार्ड लिमिट के अंदर नेट की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू थीटा की वैल्यू है, तो उस केस में हमने क्या करना होता है, y की वैल्यू 1 सेट कर देंगे. लेकिन अगर नेट की वैल्यू थीटा से बड़ी या इक्वल टू नहीं है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं,
y इक्वल टू -1 सेट कर देते हैं। फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है सिग्मोइडल फंक्शन। सिग्मोइडल फंक्शन के अंदर क्या होता है, ये स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ई की वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये एप्सिलॉन होती है माइनस लेमडा नेट। अब आप यहाँ पे देखो, आपको राइट साइड पे उसकी थोड़ी सी वर्किंग करके मैंने आपको बता दी है कि अगर माइनस लेमडा नेट होगा तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस लेमडा इनटू नेट। नेट की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, लेमडा की वैल्यू जो भी वैल्यू होती है वो आपने लेनी है। हम ज्यादातर लेमडा की वैल्यू को 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू को ऐड करना है और उसके बाद आपने y की वैल्यू सिग्मोइडल के अंदर निकाल लेनी है। ये हमारे पास थर्ड लेवल आता है। अब अगर फोर्थ में उन्होंने कहा होता है कि आपने ट्रांसफर फंक्शन लीनियर यूज करना है, तो ये बहुत आसान है। यहाँ पे तो आपको कोई फार्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो आपने लास्ट स्टेप में यहाँ पे नेट की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वही आपने डायरेक्टली क्या कर देनी है, एलोकेट कर देनी है y को, यानी कि y की वैल्यू सेट हो जाएगी जो नेट की वैल्यू थी। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने एरर की कैलकुलेशन करनी होती है। और एरर की कैलकुलेशन के अंदर क्या होता है, t माइनस वाई। अब y की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, ये हमारे पास आ गई ट्रांसफर फंक्शन से। जो भी हमें स्टेप दिया था, यानी कि हमें जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया था, हमने क्या किया, हमने उस फंक्शन को लिया और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। t की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। t की वैल्यू क्वेश्चन से मिल गई, y की वैल्यू प्रीवियस स्टेप नंबर 2 से मिल गई। तो आपने सिंपली क्या करना है, t माइनस वाई कर देना है और जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे वही हमारे एरर हैं, यानी कि e की वैल्यू होगी। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है वेट एडजस्टमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फाइनली अपने नए वेट को कैलकुलेट करते हैं। पुराना वेट हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था, उसको और इनपुट्स की वैल्यूज को यूज करके जो एरर कैलकुलेट किया था उसको यूज करके हमने क्या करना होता है, अपने नए वेट्स को कैलकुलेट करना होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट में जाके जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, W इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एल्फा, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है t माइनस वाई इंटू एक्स। अब यहाँ पे होता क्या है, W की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, अल्फा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी। t माइनस वाई हमारे पास क्या था, ये t माइनस वाई हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था जो कि e था, एरर था। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लें। अब यहाँ पे जहाँ पे t माइनस वाई लिखा होगा, इंस्टेड ऑफ अगेन कैलकुलेटिंग t माइनस वाई, हम t माइनस वाई ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट को रिप्लेस कर देते हैं e से, क्योंकि e हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। तो यहाँ पे जो भी e की वैल्यू होगी हम वो लिख देंगे और उसके आगे हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि ये अल्फा होता क्या है। अल्फा हमारे पास यहाँ पे है जो लर्निंग रेट होता है, यानी कि जिस रेट से हमारा ओवरऑल नेटवर्क लर्न कर रहा होता है, उसको हम अल्फा के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है। ई हमें ऑलरेडी पता चल गया था कि एरर होता है जो हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था 3 के अंदर, और एक्स की वैल्यू क्या है जो हमने इनपुट से ले ली थी। अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ये इसकी ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अब आप क्वेश्चन के अंदर देखिए, सबसे पहले राइट साइड पे आए, आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही है। W1 इक्वल टू 0.5, यानी कि वेट 1 को जो वैल्यू दी गई है वो है 0.5। इसी तरह से W2 यानी कि वेट 2 को वैल्यू जो दी गई है वो है -1। अल्फा की वैल्यू है 0.03 और इसी तरह से थीटा की वैल्यू है 0.6। अब आप ये देखो, ये सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आप लेफ्ट साइड पे हैं, यहाँ पे आपको जो टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। इस टेबल के अंदर हमने क्या किया, हमने एंड ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, यानी कि हमने क्या किया, हमने x1 के अंदर x2 के अंदर हमने वही अपना बाइनरी टेबल लिखा है और उसके रिजल्ट्स में जो एंड आता था, यानी कि जब हम एंड इन वैल्यूज के ऊपर इंप्लीमेंट करते थे और हमारे पास जो रिजल्ट्स आते थे, उसको अब हमने नया नाम दे दिया है t। जब हम 0 0 को करेंगे एंड, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि x1 में से 0 लिया, x2 की वैल्यू 0 ली, इन दोनों को हमने एंड किया
तो हमारे पास t क्या आ गया 0। देन x1 की वैल्यू हमने 0 उठाई, x2 की वैल्यू हमने 1 ली, इन दोनों का एंड लिया और हमारे पास t की वैल्यू अगेन क्या आ गई 0 आ गई। फिर थर्डली हमने क्या किया, हमने x1 की वैल्यू 1 ली, x2 की वैल्यू 0 ली, इन दोनों को एंड करवाया और t की वैल्यू हमारे पास अगेन क्या आ गई 0। अब t की वैल्यू 1 सिर्फ एक ही सूरत में होगी जब हमारे पास x1 की वैल्यू और x2 की दोनों वैल्यूज 1 1 होंगी, उसी केस में हमारे पास t या रिजल्ट 1 आएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन का लेआउट है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और मेंशन होगी कि वो स्पेसिफिकली आपको मेंशन करेंगे कि आपने कौन सा ट्रांसफर फंक्शन यूज करना है। क्या आपने यूनिट स्टेप यूज करना है, क्या आपने हार्ड लिमिट यूज करना है, क्या आपने सिग्मोइडल करना है, या फिर आपने लीनियर करना है। इनमें से जो भी मेंशन होगा आपने उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करके फर्दर प्रोसीड करना है। एक चीज, दूसरी चीज यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जब पेपर में ये आएगा, एक चीज और लाजमी मेंशन होगी कि आपने इस क्वेश्चन को कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस तक लेके जाना है। अब अभी मैं आपको एक आइट्रेशन करवाऊंगी और लास्ट में फिर मैं आपको बताऊंगी कि जब आपने सेकंड आइट्रेशन मूव करवानी है तो उसका क्या मेथड होगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखें। अब हम अपने सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन के स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि था नेट कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है। हमने कहा कि हमारे पास इनपुट दो वैल्यूज हैं, x1 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू है, लेकिन असल में हमारे पास x1 की 4 वैल्यूज हैं और x2 की हमारे पास अगेन 4 वैल्यूज हैं। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आप यहाँ पे देखो हमने क्या किया। हमने ये किया कि इसी टेबल को पकड़ा और x1 और x2 की जो पैरेलल वैल्यूज थी हमने इन दोनों को उठाया और सिर्फ उसका पहले नेट कैलकुलेट किया। फिर अगली दोनों वैल्यूज को उठाया और उनका नेट कैलकुलेट किया। फिर उससे अगली उठाई और लास्ट में लास्ट वाली यानी कि टेबल के अंदर जो पैरेलल वैल्यूज x1 और x2 की थी हम उनको लेते गए हैं और अपने नेट के अंदर डालते गए हैं। सबसे पहले आप देखिए नेट 1 जब हमने कैलकुलेट किया, फार्मूला आपको याद होगा W1 x1 प्लस W2 इंटू x2। हमने क्या किया, हमने कहा कि W1 और W2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद थी, x1 और x2 की वैल्यू हमने क्वेश्चन के अंदर जो टेबल था एंड वाला वहां से लेनी थी। अब x1 और x2 की जब पहले टेबल की वैल्यूज थी वो थी 0 0, तो हमने क्या किया x1 की वैल्यू 0 लिखी और इसी तरह से x2 की वैल्यू भी 0 लिखी और W1 की जो क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू वो हमने लिख दी 0.5 और W2 की जो वैल्यू थी -1 हमने वो लिख दी। और इनका जब हमने सारा सम किया या इनको प्रोसेस किया तो हमारे पास जो नेट 1 कैलकुलेट हुआ है वो है 0। फिर हमने सेम प्रोसेस को रिपीट किया x1 और x2 की दूसरी लाइन वाली वैल्यूज को। यहाँ पे आप अगर देखो तो पहली लाइन पे हमने x1 जो कैलकुलेट किया था वो नेट 1 कैलकुलेट जो किया था वो x1 और x2 की पहली वैल्यूज को यानी कि 0 0 के साथ किया था। अब नेट 2 जो हम कैलकुलेट करेंगे वो x1 और x2 की सेकेंड लाइन वाली वैल्यूज के साथ करेंगे, यानी कि x1 की वैल्यू मैं उठाऊंगी 0 और x2 की वैल्यू उठाऊंगी मैं 1। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नेट 2 के अंदर x1 w1 x1 प्लस w2 x2, w1 और w2 की वैल्यूज सेम रहेंगी हमेशा, वो चेंज नहीं होंगी। अब x1 और x2 की वैल्यू चेंज हो गई। अब हमारे पास क्या थी, वैल्यू 0 और 1 थी, तो हमने क्या किया x1 को रिप्लेस कर दिया 0 से और x2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने 1 के साथ। इनको आपस में कैलकुलेट किया और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया वो था -1। अगेन अब हमने नेट 3 कैलकुलेट किया। उसकी रीजन ये थी कि हमारे पास थर्ड लाइन भी मौजूद थी और उसके अंदर x1 और x2 की वैल्यूज यहाँ पे हैं। x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है 0। तो हमने क्या किया, नेट 3 के अंदर x1 के अंदर 1 डाल दिया और x2 की जगह पे हमने 0 लिख दिया। w1 और w2 की वैल्यू सेम रहेगी और इनको कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया है नेट 3 का वो था 0.5। इसी तरह से नेट 4 का, यानी कि हमारे पास जो एंड के टेबल की लास्ट वाली वैल्यू थी 1 1, उसके लिए हमने क्या किया,
W1 X1 और W2 और X2 की वैल्यूज प्लेस की। W1 की वैल्यू सेम रहेगी 0.5 और X1 की वैल्यू अब क्या थी 1 थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। W2 की वैल्यू अगेन सेम रहेगी -1 और X2 की वैल्यू अब क्या थी, ये भी थी 1। हमने इसको प्लेस किया, इनको आपस में कैलकुलेट किया और जो रिजल्ट हमारे पास आया वो है -0.1, सॉरी -0.5। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास 4 नेट आ गए, लेकिन आपको अगर याद हो तो हमने इस जगह पे बात की थी कि हमारे पास तो एक ही नेट होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपना ऐड वाला काम यहाँ पे परफॉर्म करना है। हमने क्या किया, हमने चारों नेट्स की वैल्यूज को लिया, नेट 1 की वैल्यू, नेट 2 की, नेट 3 की और नेट 4 की, और इनको आपस में सम कर दिया, ऐड कर दिया। 0 प्लस -1 जो नेट 2 की वैल्यू थी, फिर प्लस किया हमने नेट 3 की वैल्यू दैट इज 0.5, देन नेट 4 की वैल्यू को ऐड किया दैट इज -0.5। अब जब इनका हमने सम कैलकुलेट किया तो हमारे पास फाइनल नेट की वैल्यू -1 आ गई, और ये देखो हमारे पास सिंगल वैल्यू है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको याद होगा जब हमने कहा था, मैंने ये कहा था कि मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो सिंगल आउटपुट होगी। उसकी रीजन ये थी कि हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया ताकि हमारे पास आउटपुट लेयर पे सिंगल वैल्यू हो। हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स थी, हमने उनको प्रोसेस किया, लास्ट में हमने क्या किया, उनका सम ले लिया और उसके बाद हमने सिंगल वैल्यू नेट की कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप पे आए, मैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन के अंदर यूनिट स्टेप को यूज कर रही हूँ। ठीक है, और यूनिट स्टेप के अंदर क्या था कि इफ नेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा, तो हमने क्या करना था, y इक्वल टू 1 सेट कर देना था, और अगर नेट की वैल्यू थीटा से छोटी थी तो y इक्वल टू 0 सेट कर देना था। अब आप यहाँ पे देखो, हमने नेट की फाइनल नेट की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है, -1। यहाँ पे आप देखिए कि क्या -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6? नहीं, -1 तो 0.6 से छोटा होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपनी y की सेकेंड वाली स्टेटमेंट को अडेप्ट किया जो y इक्वल टू 0 थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास y की जो वैल्यू आई है वो है 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एरर को कैलकुलेट करना है। y की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ गई, यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन से जो हमने कैलकुलेट की है y इक्वल टू 0। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास t की वैल्यू कहाँ से आएगी। अब हम वापस चलते हैं अपने इसी एंड के टेबल के ऊपर। आप t वाले पोर्शन में जाके जरा उस कॉलम के अंदर देख के मुझे बताएं कि आपको कितनी वैल्यूज नजर आ रही हैं। क्या ये 4 वैल्यूज है या 2 यूनिक वैल्यूज है? यहाँ पर क्या है, आपने ये गलती नहीं करनी है कि आपको ये 4 वैल्यूज लगी। उसकी रीजन ये है कि 3 दफा तो 0 ही रिपीट हो रहा है। अब एक दफा अगर 0 के साथ आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हो, फिर क्या बार बार आपने उसको ही 3 दफा करना है? तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू अगेन एंड अगेन बाय सेम वैल्यू, हम क्या करते हैं, हम 3 जीरो की बजाय इसको एक ही जीरो कर देते हैं। यानी कि यूनिक वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो टी की हमारे पास सिर्फ 2 हैं, एक है 0 और एक है 1। ये 4 वैल्यूज नहीं है बल्कि ओरिजिनली 2 यूनिक वैल्यूज हैं। 0 यूनिक वैल्यू है और एक ही हमारे पास 1 वैल्यू है। 0 एंड 1 वी हैव 2 यूनिक वैल्यूज फॉर टी। अब हम आते हैं वापस अपने एरर की कैलकुलेशन में। हमने क्या कहा कि टी की हमारे पास क्योंकि 2 वैल्यूज हैं तो हमें 2 एरर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक हमें टी की 0 वैल्यू के साथ करना पड़ेगा और एक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टी की 1 वैल्यू के साथ। तो पहली लाइन में आप देखो हमने क्या किया, हमने उसको E1 कंसीडर किया इक्वल टू T1 माइनस वाई। तो T1 की वैल्यू हमने 0 ले ली और -0 y की वैल्यू क्योंकि हमने कहा था कि वो 0 है तो 0 माइनस 0, E1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसी तरह से E2 क्या आया, हमने यहाँ पर T2 की वैल्यू ली -y और T2 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, -0 इज इक्वल टू 1। अब सेम मेथड हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है कि हमारे पास एरर जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें 2 एरर रेट्स मिले।
लेकिन हम इन दो एरर रेट्स को कभी भी आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सम करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक एरर रेट या एक एरर की कैलकुलेशन पॉसिबल हो सके। तो हमने क्या किया, जो E1 था और E2 था इन दोनों को ऐड किया, इनका सम किया 0 + 1 और एक एरर कैलकुलेट कर लिया जो हमारे पास आंसर में आ गया 1। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि था वेट एडजस्टमेंट का, जहां पे हमने वेट्स की कैलकुलेशन करनी थी। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है W1 + अल्फा E एंड X1। अब दो चीजें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अगर मैं दोबारा इस टेबल की तरफ जाती हूँ एंड की तरफ, तो आप मुझे सिर्फ X1 का टेबल देख के मुझे बताएं कि यहाँ पे टोटल कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। सिर्फ दो हैं हमारे पास। जैसे हमने टी के ऊपर रूल अप्लाई किया कि बेशक आपके पास जीरो की वैल्यूज 3 हैं, यानी कि ओवरऑल अगर हम कंसीडर करें तो टी की 4 वैल्यूज हैं, लेकिन हमने कहा था कि 0 3 दफा रिपीट हो रहा है और जो रेपिटेशन में आ जाती है इसका मतलब ये है कि उसको जब आप बार बार कैलकुलेट्स करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अगेन एंड अगेन हम उसको एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो इसी रूल को जब हम x1 या x2 पे अप्लाई करते हैं तो x1 के अंदर यूनिक वैल्यूज हमारे पास दो ही आती हैं, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स हैं तो दो यूनिक वैल्यूज आएंगी 0 और 1। और इसी तरह से x2 की भी हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी 0 और 1। अब इस चीज को जब हम आगे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो हमने क्या करना है, पहले W1 पकड़ना है और W1 को X1 की दोनों वैल्यूज के साथ कैलकुलेट कर लेना है। यानी कि W1 की वैल्यू पहले X1 के 0 के साथ कैलकुलेट होगी और फिर W1 की ही वैल्यू X1 के X1 के दूसरे वैल्यू के साथ कैलकुलेट होगी। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, हमने क्या किया। अब यहाँ पे आप आओगे अगर, तो हमने x1 की वैल्यू W1 0.5 ले लिया प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 0.03। ई हमने क्या कैलकुलेट किया था 1 और x1 हमने फर्स्ट टाइम ले लिया है 0। इनको जब आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो है 0.5। अब क्योंकि मल्टीपल वेट्स आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जिसके अंदर आंसर को स्टोर करवाना था उसको WA, WB, WC एंड WD से रिप्रेजेंट कर दिया। W1 W2 से इसलिए नहीं किया था क्योंकि W1 और W2 की वैल्यूज हमारे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने यूज की हुई है वेट्स के लिए। तो हम उसको थोड़ा सा ताकि मिक्सअप ना हो, डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, WA एंड WB से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब WB पे आओ। अगेन हमने क्या किया, फार्मूला सेम रहने दिया, W1 पकड़ा और उसके साथ सारी वैल्यूज X2 की वैल्यू के साथ हमने करवा दी। यानी कि 0.5 प्लस 0.03 1 आ गया E की वैल्यू और X2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 0.53 आ गया आपके पास। नेक्स्ट अगेन आ गया हमारे पास WC। जब हमने कहा W2 हमारे पास वैल्यू आ गई अगेन। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू ली और x1 की वैल्यू हमने यहाँ पे ली। ठीक है, x1 की वैल्यू हमने क्या की, हमने 0 ले ली और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स जो आएंगे इनको कैलकुलेट करने के बाद वो आते हैं -1। और नेक्स्ट जब हम W2 को ही x2 की वैल्यू के साथ लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं -0.97। अब असल काम हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है इस स्लाइड के ऊपर। हमारे पास जो न्यू वेट्स आए थे WA, WB और WC और WD का, वो था 0.5, 0.53, -1 और -0.97। अब आप लेफ्ट साइड पे देखें, जो क्वेश्चन के अंदर हमें वेट्स गिवन थे वो थे W1 और W2। W1 की वैल्यू थी 0.5 और W2 की वैल्यू थी -1। अब यहाँ पे हमने करना क्या होता है, हमने न्यू वेट्स और ओल्ड वेट्स को आपस में कंपेयर करना होता है और न्यू वेट्स में हमने ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो ओल्ड वेट्स थे वो न्यू वेट्स के अंदर कहीं पर रिपीट हो गए हों या एक जैसे आ गए हों। अगर तो ऐसा हो जाता है, यानी कि रेपिटेशन जहां जहां पे आएगी
वहां पे हमने क्या करना है, न्यू वेट्स के अंदर उनको काट देना है, यानी कि उनको हमने एक्सक्लूड कर देना है। उसकी रीजन ये है कि इनके ऊपर तो ऑलरेडी हम प्रोसेस कर चुके हैं, ये पूरी आइट्रेशन हमने इन्हीं वेट्स के ऊपर तो की थी। अगर अब भी हम इन वेट्स को कट आउट नहीं करेंगे तो अगली आइट्रेशन के अंदर हम इन वेट्स से जब काम करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट नहीं आते। जहां पर भी सिमिलैरिटी होगी ओल्ड वेट्स में और न्यू वेट्स में, तो न्यू वेट्स के अंदर पुराने वाले वेट्स की वैल्यूज को हम काट देते हैं और सिर्फ न्यू वेट्स में वो वैल्यूज रहने देते हैं जो यूनिक थी, यानी कि पुराने वेट्स के साथ वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। अब यहाँ पर क्या किया गया, क्योंकि ओल्ड वेट्स में 0.5 और -1 था, तो न्यू वेट्स में भी हमारे पास 0.5 और -1 आ रहा था। उसको हमने क्या किया, हमने उसको कैंसल आउट कर दिया और अब हमारे पास जो फाइनल वेट्स आए हैं वो क्या आ गए, W1 के आगे 0.53 और -0.97 आए थे, जिसको हमने W2 कह दिया था। यहाँ पे आके हमारी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने सेकेंड आइट्रेशन भी करनी है, तो आपके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा, जहां पे क्वेश्चन के अंदर W1 और W2 की पुरानी वाली वैल्यूज थी, वहां पे आपने इन नए वेट्स को पकड़ना है, 0.53 को और -0.97 को, और इस जगह पे जाके जहां W1 और W2 की ये वाली वैल्यू थी पुरानी वाली, इनको खत्म कर देना है और जो नए वेट्स आपने निकालने हैं वो यहाँ पे आपने रिप्लेस कर देने हैं और आगे का सारा प्रोसीजर आपने सेम रखना है नए वेट्स के साथ। हमने पुराने वाले वेट्स को पिछली आइट्रेशन में छोड़ दिया था। पिछली आइट्रेशन के जो नए वेट्स हमारे पास आए हैं, 2 वेट्स आए थे, उनको हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन के अंदर रीएडजस्ट कर दिया W1 और W2 की जगह पे। अब जब हमारे पास W1 और W2 की नई वैल्यूज आ गई हैं, तो नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर यानी कि सेकंड आइट्रेशन पे ये सारी जो कैलकुलेशन है, नेट की कैलकुलेशन है, आगे वेट की कैलकुलेशन है, वो सारी हमने अपने नए वेट्स के साथ करनी है। और होगा क्या, लास्ट में जाके अगेन सेकेंड आइट्रेशन के बाद आपके पास इस जगह पे नए वेट्स होंगे राइट साइड पे और पुरानी साइड पे आपकी सेकेंड आइट्रेशन के वेट्स होंगे। अगेन आप क्या करोगे, मैचिंग करेंगे, जहां जहां सिमिलैरिटी होगी उनको कैंसिल आउट कर देंगे और सिर्फ आपने यूनिक वेट सेकेंड आइट्रेशन के निकाल के सेग्रीगेट करके आपने मेंशन कर दिए हैं और ये वेट्स अब बिल्कुल रेडी हैं थर्ड आइट्रेशन में जाने के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि पेपर में बाजूकात ये होता है कि आपको 3 आइट्रेशन या 6 आइट्रेशन तक कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में अगर हम बात करते हैं, हमारे जो रियल टाइम सिस्टम्स होती हैं वहां पे थाउजेंड्स ऑफ आइट्रेशंस होती हैं और ये आइट्रेशंस का हमें कैसे पता चलता है कि हमने किस जगह पे जाके रुक जाना है, जब हमारे पास ये जो ओल्ड वेट्स हैं और न्यू वेट्स सारे के सारे सेम टू सेम आए। अभी आप देखो, न्यू वेट्स में हमारे पास 2 ऐसे वेट्स जरूर आए हैं जो बिल्कुल यूनिक थे, जो हमारे पिछले वाले वेट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। जब कुछ आइट्रेशंस गुजर जाती हैं तो बाजुकात ये होता है कि जब हमने नए नए वेट्स को कैलकुलेट किया होता है तो हमारे पास यहाँ पर कोई नया वेट नहीं आता, यानी कि यूनिक वेट नहीं आता, सारे वही वेट्स दोबारा से आ जाते हैं जो ओल्ड वेट थे। अब आप सारों को तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि अब आपका पर्टिकुलर न्यूरॉन ट्रेन हो गया है, हमारा नेटवर्क ट्रेंड हो गया है और इसको मजीद आइट्रेशन के अंदर हमने नहीं लेके आना, हमने इसको इसी लेवल पे आके स्टॉप कर देना है। कब स्टॉप करना है, जब न्यू वेट्स और ओल्ड वेट्स की वैल्यू सारी की सारी बिल्कुल सेम आ जाए। न्यू वेट्स में कोई एक भी वैल्यू ऐसी ना हो जो यूनिक हो पिछले वाले वेट के साथ। अगर कोई एक भी वैल्यू यूनिक आ जाती है देन हमें नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए प्रोसीड करना पड़ता है। हम कब स्टॉप करते हैं, जब ओल्ड वेट्स और न्यू वेट्स बिल्कुल सेम टू सेम आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उस लेवल पे जाके अपनी आइट्रेशंस को स्टॉप कर देते हैं। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स हो जाएंगे फिर इस तरह से। एंड देन थैंक यू वेरी मच।